हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कमेंट सेक्शन में। आप लोगों ने बहुत बार मुझे पूछा कि मैम हमें बताइए कि न्यूजीलैंड का टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट के अंदर। तो आज की वीडियो में आपसे यही शेयर करूँगी कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो बातें आपसे डिस्कस करूँगी जो पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे आने का सोच रहे हैं और उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं। विजिटर वीज़ा रहता है, टूरिस्ट वीज़ा रहता है। टूरिस्ट वीज़ा जैसे कि अगर किसी ने हॉलिडे या वेकेशन के लिए आना है तो वो खुद से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर देता है। या फिर मान लो किसी का फैमिली मेम्बर न्यूजीलैंड में रह रहा है और वो अपना कोई इवेंट है यहाँ पर न्यूजीलैंड में, तो वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर कॉल करते हैं तो वो उनका वीज़ा एप्लीकेशन जो है स्पॉन्सर करते हैं। मैंने रिसेंटली अपनी मम्मी का और अपने ब्रदर का वीज़ा अप्लाई किया है। मेरी मम्मी का वीज़ा अप्लाई करने के 3 दिन में आ गया था और ब्रदर का वीज़ा अभी भी अंडर असेसमेंट है, तो आई एम होपिंग कि वो इस वीक तक आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उसके अंदर हमारे को कुछ पॉइंट्स पैरामीटर्स पूछे गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने बैंक अकाउंट्स दिखाइए, वेदर आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं, वेदर आप उनको उनका स्टे जो है वो पूरा एकोमोडेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ मैंने करके दिया है। हाँ, मेरे पास सफिशेंट फंड्स हैं, ये मेरे साथ रहेंगे, मैं एक यहाँ की लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट हूँ। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने आंसर किए थे जब मैंने उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़िलअप करी थी। अच्छा, आप खुद से भी अपनी टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास सफिशेंट फंड है, क्या आप अपना पूरा स्टे वहाँ पर खुद से हैंडल कर पाओगे। ये इसलिए दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि कंट्री चाहती है कि उनको एक पूरा कॉन्फिडेंस मिले कि जो भी बंदा हमारे यहाँ घूमने आ रहा है वो हमारे ऊपर बर्डन ना बने। ठीक है, तो ये तो हो गए बात कि करना क्या क्या है और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सेकेंडली, अब ये जो हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा आता है ये 3 से मिनिमम 3 मंथ्स का रहता है और मैक्सिमम ये 9 मंथ्स का रहता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन एजेंट कि वो आपको कितने का देते हैं। कुछ केसेस में वो लेस देन 3 मंथ्स भी दे देते हैं और कुछ केसेस में 9 महीने से ज़्यादा भी दे देते हैं। पर ये एक स्टैंडर्ड रूल है यहाँ का कि 3 महीने का तो आता ही आता है, मैक्सिमम 9 महीने का रहता है। ठीक है, अब आपके पास वीज़ा आ गया। वीज़ा के ऊपर आपके पास सर्टेन कंडीशंस लिखी होंगी कि इस वीज़ा पे आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। आपके पास जब वीज़ा आना है और आपने जब अपना फ़्लाइट बोर्ड करनी है, आपने वहाँ पर इमिग्रेशन एजेंट को बिल्कुल भी अपनी इंटेंशंस शो नहीं करनी कि आपने इस वीज़ा को वहाँ जाके कन्वर्ट करवाना है इनटू वर्क वीज़ा। ठीक है, आपने अपना जेन्युइन स्टे दिखाना है। आपने उनको यही बोलना है कि आप घूमने के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हो। ओके, और ये आप की टिकट्स की रिटर्न डेट हैं और इन्हीं रिटर्न डेट्स को आप वापस इंडिया या जहाँ से भी आपकी होम कंट्री है वापस आ जाओगे। ठीक है, वंस यू रीच न्यूजीलैंड अब आपको करना क्या है। ओके, तो अब आप न्यूजीलैंड में पहुँच गए। अब न्यूजीलैंड पहुँचने के बाद आपका एक ही लेज़र फोकस होना चाहिए यहाँ पे आने के बाद कि आपको जॉब फाइंड करनी है एट एनी कॉस्ट। और जॉब फाइंड कैसे करनी है मैंने आपको वेबसाइट्स दे रखी हैं, अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने लिंक दिए थे। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स डाल दूँगी कि कौन सी जॉब वेबसाइट पे जाके आपने जॉब्स को फाइंड आउट करना है। अब मान लो आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है, आपने अपने फील्ड के रिलेटेड जॉब सर्च करी, आपको 10 जॉब्स दिख जाएंगी। यू डू नॉट हैव टू अप्लाई ऑन दोज 10 जॉब। 10 की 10 जॉब्स पे आपने अप्लाई नहीं करना है। आपने 10 की 10 जॉब्स को खोल के देखना है और देखना है कि आपका जो स्किल सेट है इसमें से बेस्ट किसके साथ मैच करता है। हो सकता है एक जॉब के साथ करता हो सकता है 2 जॉब के साथ करता हो। 10 की 10 जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना है, वो 2 जॉब्स पिक करो जहाँ पर आपका स्किल सेट जो है वो बेस्ट मैच खा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपने अपना सीवी उठाना है। उस सीवी के अंदर जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी बहुत मैच करके डालनी है।
आपने जेनरिक सीवी से जॉब्स को अप्लाई नहीं करना है, ये रूल ऑफ द थंब है यहाँ का। अगर आप मशीन गन की तरह सारी 10 की 10 जॉब्स पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद कहोगे यार मैंने तो 100 जॉब्स पे अप्लाई कर दिया न्यूजीलैंड में जाके और मेरी तो कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुई, 100 छोड़ के आप 500 जॉब्स पे भी अप्लाई कर दोगे ना, फिर भी नहीं आपकी एक भी कॉल नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और अभी आपको बताऊँगी इसके पीछे रीज़न क्या है और लॉजिक क्या है, ठीक है। तो चलिए उसी पॉइंट पे वापस आते हैं। 2 जॉब्स उठाई, उनको देखा, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि ये स्किल सेट इन जॉब्स में चाहिए, वो स्किल सेट आपने अपने सीवी के अंदर डालने हैं। मतलब अपना जेनरिक सीवी को एक कस्टमाइज सीवी बनाना है। सीवी को कस्टमाइज्ड कर दिया, उसके बाद आपने वो सीवी से उन 2 जॉब्स पे, 10 जॉब पे नहीं, 2 जॉब्स को अप्लाई करना है, ठीक है। जॉब को अप्लाई कर दिया। जब आप जॉब के नीचे जाते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ जॉब्स के अंदर उन्होंने रिक्रूटर ने अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, अपना फ़ोन नंबर दिया होता है, ठीक है। कुछ जॉब्स लिस्टेड होती हैं डायरेक्ट कंपनी के एचआर से, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं। उन ईमेल आईडीज़ को नोट करो, जॉब आईडी को नोट करो, कॉन्टैक्ट नंबर को नोट करो। आज आपने जॉब अप्लाई कर दी, नेक्स्ट डे आपने देखना है कि वेदर आपको कोई ईमेल आई है, क्या कोई रिप्लाई आया है रिक्रूटर की तरफ से। अगर नहीं आया तो फील फ्री टू गिव देम अ कॉल। उनको बोलिए कि मैंने ये जॉब आईडी पे अप्लाई किया था, तो मैं जस्ट फॉलो अप करना चाह रही हूँ कि वेदर मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ। वो बहुत खुश होंगे, यहाँ के लोग मतलब बहुत ही वेलकमिंग है। अगर आप उनसे फॉलो अप करते हो तो ऐसे मतलब दे डोंट गेट अपसेट, दे फील हैप्पी कि हाँ कैंडिडेट फॉलो अप कर रहा है। आपने उनसे फॉलो अप किया, उसके बाद आपने उनसे पूछा कि वेदर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ, और उनसे और टाइमलाइन पूछ सकते हैं कि कितने दिन और लगेंगे, वो आपको सारा बताएंगे। ट्राई टू सेट अप अ कॉल एंड ट्राई टू मीट देम अप। अगर वो आपसे रिक्रूटर पर्सनली मिलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उनसे कॉफ़ी पे मिलिए, मिलने के बाद रिक्रूटर को बताइए कि आपकी ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये आपका स्किल सेट है और आप इस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे उनके पास कोई जॉब ओपनिंग आएगी वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज़ इन पर्सन जब आप किसी से मिलते हैं ना तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन होता है। मैंने सेम तरीके से जॉब फाइंड आउट करी थी न्यूजीलैंड में आने के बाद। मैंने जॉब अप्लाई किया, ऐसे ही अपना जेनरिक रिज्यूमे को कन्वर्ट किया पहले कस्टमाइज्ड रिज्यूमे में, उसके बाद मैंने फॉलो अप करने शुरू किए इन रिक्रूटर्स के साथ, इनके साथ कॉल्स सेटअप करी, इनको मिलने गई इनके ऑफिस के अंदर, इनको कॉफ़ी पे मिली, फिर इनको मैंने बताया कि अच्छा ये मेरी बैकग्राउंड है, इस फील्ड में मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, अगर जैसे ही आपके पास कोई जॉब आती मुझे बताइए। क्योंकि उनके दिमाग में था अच्छा ये लड़की हमें मिलने आई है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरे प्रोफाइल की जॉब आई उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया। बहुत फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी। और ऐसे ही मेरी जॉब लगी, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने रिक्रूटर से कॉल सेटअप कर लिया, जैसे उनके पोर्टफोलियो में कोई भी रोल आएगा जो आपसे मैच खाता होगा वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे, आपकी इंटरव्यू स्केड्यूल करवाएंगे। अच्छा मान लीजिए उन्होंने एक इंटरव्यू स्केड्यूल करवाई, 2 करवाई, 3 करवाई, आपका हो गया, कंपनी को आप पसंद आ गए, आपने इंटरव्यू दी, आपकी सिलेक्शन हो गई, तो कंपनी ने आपको क्या करना है, कंपनी ने आपको एक जॉब एग्रीमेंट बना के दे देना है। जॉब एग्रीमेंट के अंदर आपके पास क्या क्या होगा, आपका टाइटल क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, एक जनरल जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका बनता है इंडिया में। जैसे हमारे पास जॉब लगती है तो कहीं पे भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है, वही कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। अब यही है एक कॉन्ट्रैक्ट, सोने की चिड़िया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अब आप अपना किसी लॉयर को यहाँ पर अप्रोच करेंगे कि ये मेरी जॉब लेटर है, अब मेरे को वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर दो। वो आपसे एक नॉमिनल सी फ़ीस देगा, या अगर आप लॉयर से भी नहीं जाना चाहते आप खुद भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इनकी एनजेड गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, जॉब लेटर का एविडेंस वो मांगेंगे वो, और आप खुद से भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी उसकी कॉस्टिंग रहती है, आई थिंक $100 to $200 रहती है, ज़्यादा नहीं है, मुझे श्योर नहीं, आप चेक कर सकते हैं।
और मैंने बहुत जगह से सुना है कि इंडिया में बैठे लोग, ये जो एजेंसीज़ हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बहुत बहुत पैसा चार्ज कर लेते हैं इस सिंपल से वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, और बाद में कोई गारंटी भी नहीं देते कि वेदर जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो उन तरीक़ों को फॉलो नहीं करना आपने, ठीक है। आप यहाँ पर आए हैं लीगल तरीके से, आपने जॉब ढूंढनी है। जॉब जैसे आपको मिलेगी उसके बाद आपने अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं, क्या जो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, क्या आप ये उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं वर्क वीज़ा को? नहीं, ये वो वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहा। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा इज़ मेंट फॉर टूरिस्ट ओनली, मतलब आप ये घूमने के पर्पज़ से आपको ये वीज़ा मिला है, बस आप घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद अपनी कंट्री में चले जाएंगे। हाँ, अगर आपने उस स्टे के दौरान कहीं पर जॉब ढूंढ ली है, ठीक है, आपके पास एक लीगल जॉब लेटर आ जाता है, जॉब एग्रीमेंट आ जाता है यहाँ के क्रेडिटेड एम्प्लॉयर से, तो आपका वो जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है और आपको एक नया वीज़ा मिल जाता है जिसका नाम रहता है वर्क परमिट, वर्क वीज़ा। तो कोई भी अगर आपको बंदा बोलता है कि हाँ आप न्यूजीलैंड के अंदर आके अपना टूरिस्ट वीज़ा को या विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट में, तो बिल्कुल भी ये फुलिशनेस ना करिए, ना सुनिए, ये नहीं होता है। इट इज़ अ बिग नो। टूरिस्ट वीज़ा के अंदर आप काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है उस स्टे के दौरान, उस वर्क परमिट पे यू आर एलिजिबल टू वर्क एंड अर्न। अब मान लो कंपनी ने आपको जॉब लेटर दे दी, आपने लॉयर के थ्रू अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करवा दिया। अब वो वर्क वीज़ा आएगा, कंपनी बोलती है मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ, 1 साल का आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी कि कंपनी जो है वो 1 साल के बाद एक्सटेंड कर देती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कर देती है, अनलेस कि बहुत ही कोई पुअर परफॉर्मर है तो उस केस में वो बोलेगी नहीं मुझे ये बंदा नहीं चाहिए तो मैं इसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करूँगी। वर्क परमिट आपका साल भर साल एक्सटेंड होता रहता है। जैसे आपका 5 साल का स्टे हो जाता है उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR एज़ वेल। यहाँ की PR भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ की रेसिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है सारा एक प्रॉपर तरीका जिससे आप न्यूजीलैंड में आए, आपने जॉब ढूंढी, आपका वर्क परमिट लगा, आपने कुछ टाइम यहाँ पर बिताया और उसके बाद आपने उसी वर्क परमिट को कन्वर्ट करवाया रेसिडेंसी में, रेसिडेंसी के बाद आपको PR मिला। प्रॉपर तरीका है, और किसी तरीके को मत सुनिए। ये जो YouTube पे थंबनेल डाले हुए हैं लोगों ने, टाइटल डाले हुए हैं कि विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में, ऐसा नहीं होता। वो अलग वीज़ा है, वो अलग वीज़ा है। ये वाला वीज़ा कैंसिल होगा, आपके पास जॉब लेटर आएगी, वर्क परमिट आपको मिलेगा और उसके बेस पे आप काम करेंगे, ठीक है। अब आपने यही रूल को फॉलो करना है जो मैंने बताया कि जॉब कैसे ढूंढनी है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए न्यूजीलैंड आने के बाद, मान लो 3 महीने का आपको मिला, उन 3 महीनों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। नेटवर्किंग कीजिए, अगर आपको कोई यहाँ पर जानने वाला है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको बताइए कि हाँ मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। यहाँ पर रेफरेंस बहुत चलते हैं। मान लो एक CV गया है रेफरेंस के थ्रू, एक CV गया है पोर्टल के थ्रू, हमेशा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि रेफरेंस से आया है। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी आती है, अगर मैं किसी का नाम रेफ़र करती हूँ तो पहले उसको इंटरव्यू किया जाएगा रादर देन कि कोई थर्ड पर्सन बाहर से आया है। तो रेफरेंस, लिंक्स बनाने ज़रूरी है, नेटवर्किंग करनी ज़रूरी है, यहाँ के कल्चर को जानिए, न्यूजीलैंड में काम कैसे होता है, लोगों से मिलिए। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, जितना आप लोगों से मिलेंगे, जितने अपने कॉन्टैक्ट्स, रिलेशनशिप्स बनाएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैंने सेम तरीक़ों से, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड मैंने आपको बताए हैं। 2 जॉब सिक्योर कर ली थी 1 महीने के अंदर न्यूजीलैंड में आने के बाद। यही मैंने सारे मेथड अपनाए थे। जो मैंने CV वाला मेथड बताया है वो ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत सारे लोग नहीं करते, लोग लेज़ी हो जाते हैं। मैं 100 जॉब्स पे अप्लाई कर दी, मैंने 200 जॉब्स पे अप्लाई कर दी, कहीं से कुछ नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न, क्योंकि आजकल जब आप CV अपना अप्लाई करते हैं ना, कोई भी जॉब अपना CV भेजते हैं, वो CV जो है वो फ़िल्टर, कोई उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा हुआ उसको फ़िल्टर करने के लिए कि अच्छा ये CV इसको हम शॉर्टलिस्ट करें या ना करें। आजकल सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो है, अगर आपकी
सीवी और जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैच नहीं खाती होंगी तो उसी टाइम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका सीवी पहुंचेगा ही नहीं नीचे क्यू में, जहां पर डिसीजन मेकर ने डिसीजन लेना है कि वेदर ये गुड कैंडिडेट है या नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको जेनरिक सीवी से कभी भी जॉब अप्लाई नहीं करनी, सीवी को कस्टमाइज़ करना है और फिर आपको जॉब अप्लाई करनी है। आई होप कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी, यूज़फुल रहेगी अगर आप यहाँ पर सीरियसली आकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं और परमानेंटली रहना चाहते हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, अगर आपको कोई कहता है कि न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हम करवा देंगे वर्क वीज़ा में, ऐसे नहीं होता है। ये प्रोसेस है जो मैंने बताया है, इसको फॉलो करिए और देखिए, फिर मुझे बताइए कैसा आपका रहता है। और अगर कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।